आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो आज के शॉर्ट चार्ट की सीरीज के अंदर हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हिमेटोपोइटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी के बारे में हम बात करने वाले हैं और कंप्लीट इसका डिटेल्स में हम शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये शॉर्ट चार्ट आपका जो है माइंड मैप की बुक से रहने वाला है और इसके बाद हम डायग्रामेटिक इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसे हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के ऑल इंडिया के ऑल एग्जाम के रिगार्डिंग ये टॉपिक रहने वाला है, तो इस टॉपिक को आप देखिएगा। और यहाँ मैंने आपको 15 से 20 टाइप के MCQ के बारे में जरूर बताया है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपन हिमेटोपोइसिस की दुनिया में और बात करते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर कैसे टॉपिक का रिवीजन किया जाता है। तो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमेटोपोइटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि यहाँ पे जो है अब प्यारे दोस्तों अपन ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, चेंजेस की बात करेंगे, मैच्योरेशन की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आएगा, बात करते हैं सबसे पहले कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप लोगों को जो है क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमेशा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि वो टॉपिक क्या होता है, वो क्या काम करता है, वो क्यों जरूरी है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करने वाले हैं, फंक्शन इसके क्या रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों यहाँ पे अपन जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो हमें क्या कहता है कि द हिमेटोपोइटिक सिस्टम इज द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी। यानी कि ये जो सिस्टम है, हिमेटोपोइटिक सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन, ब्लड सेल का मैच्योरेशन और ब्लड सेल्स का रेगुलेशन, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इन सब के अंदर जो प्रोसेस काम में लिया जाता है, यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है तीन चीजें आपको याद रखनी है, प्रोडक्शन की याद रखनी है, मैच्योरेशन की याद रखनी है और रेगुलेशन की याद रखनी है। किसके रिगार्डिंग रखनी है? ब्लड सेल्स के रिगार्डिंग रखती है। कहां पे रखनी है? हमारे शरीर के लिए। ठीक है, चलेगा। अगला बात करें यहाँ पे कि भाई ये जो है काम क्या करता है, तो काम की अगर अपन बात करें यानी फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो ये जो है प्रोडक्शन करवाता है यहाँ पे आरबीसी का, इसके अलावा हम बात करें डब्ल्यूबीसी का और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो इन तीनों के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो आपसे वन लाइनर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लड सेल्स क्या काम करती हैं। तो ये जो है आरबीसी जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाती है, डब्ल्यूबीसी आपके इम्यूनिटी और डिफेंस का काम करती हैं और प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। इसके अलावा ये सिस्टम क्या करता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन तो हो गया, इसके अलावा ये क्या करता है प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट करता है ऑफ ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स का। यानी कि डैमेज ब्लड सेल्स जो हैं और पुरानी जो ब्लड सेल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट करने का काम करता है। जिस प्रकार से हम अपना सब कुछ मैनेज करते हैं पुराने को नए कन्वर्ट करने में, वैसे ये सिस्टम भी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड सेल्स हैं जो पुरानी हो गई हैं, जो डैमेज हो गई हैं, उनको रिप्लेस करने का काम ये करता है। तो 4 फंक्शन आपको यहां पे इसके याद रखने हैं। फिर इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके, तो अगर अपन बात करें 4 मेजर कंपोनेंट हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे बोन मेरो आ जाता है। क्या आ जाता है? बोन मेरो। सेकंड आपके स्टेम सेल्स आ जाती हैं। थर्ड आपके जो है लिम्फोइड ऑर्गन्स आ जाते हैं और 4 हम बात करें स्प्लीन आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि किस प्रकार से जो है बोन मेरो का यहाँ पे रोल होता है, आपको पता है बोन मेरो को जब अपन बोन पढ़ते हैं तब वहां से पढ़ते हुए आते हैं। सिस्टमेटिक मैंने आपको बोन के अंदर जो है हम लोग घूमने गए थे, सब लोग मिलके, आपको पता होगा S11 के अंदर बैठ करके गए थे। ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको वो जो है पिकनिक का पार्ट जो है दिखा देता हूं। तो ये लीजिए भाई, आ गए अपन बोन की दुनिया के अंदर और 3D के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे सारी चीजें व्यवस्थित देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब अपने बोन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, ये जो बोन है उसके बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि ये जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है और इसके बाद में हमने कहा बीच वाला। अब तुम कहोगे सर ये तो हम सबको पता होता है, लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ऊपर वाले पार्ट को आप
आपके एपिफाइसिस, नीचे वाले पार्ट को एपिफाइसिस। ये कैसे हो गया सर? तो ये आपका अपर एपिफाइसिस, ये आपका लोअर एपिफाइसिस कहलाता है। यानी कि इधर वाला पार्ट अगर अपन बात करें तो यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखना क्या कि भाई ये जो है अपर एपिफाइसिस, ठीक है ना, और जो है आपको यहां पे ध्यान रखना है लोअर एपिफाइसिस। अब आता है कि जब भी आप लोग यहां पे इसके बीच वाले पोर्शन के अंदर जाते हैं प्यारे दोस्तों, इसके बीच वाले पोर्शन के अंदर जब भी यहां पे जाएंगे तब आपको क्या दिखाई देता है, यानी कि सर बीच वाले पार्ट को हम डायाफाइसिस या शाफ्ट कहते हैं। और यहीं से जो है हम बात करें प्यारे दोस्तों कि इस शाफ्ट के अंदर से होते हुए जब भी हम इस बोन के अंदर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है प्यारे दोस्तों, एक केविटी दिखाई देती है। और इसी केविटी के अंदर आपका क्या होता है प्यारे दोस्तों, बोन मैरो होता है। इसी के अंदर आपका क्या होता है प्यारे दोस्तों, बोन मैरो होता है। इस बोन के चारों तरफ देखो आपको जो है आर्टरी की सप्लाई भी दिखाई दे रही है ना, फोरामन आर्टरी की हम जो बात करते हैं, जो ब्लड सप्लाई इसके रिगार्डिंग करती है। तो इस प्रकार से जो है बोन मैरो का यहां पे प्यारे दोस्तों अहम रोल होता है मेडुलरी केविटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आइए अपन बात करते हैं अपने शॉर्ट चार्ट के ऊपर। अब तो देखो हम बात करें अब यहां पे कि जो बोन मैरो है वो आपका क्या होता है, प्राइमरी हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स होता है। और ये मेन साइट होती है आपके ब्लड सेल के प्रोडक्शन की, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, ठीक है ना। और रेड बोन मैरो की बात करें तो ये आपके जो है एक्टिव हिमेटोपोइसिस करवाता है। और येलो बोन मैरो की बात करें फैट स्टोरेज का काम करता है। एक्टिव साइट्स की बात करें एडल्ट में आपके स्टर्नम है, रिप्स है, वर्टिब्रा है, पेल्विस है। और हम बात करें ह्यूमरस और फीमर का क्या है, प्रोक्सिमल एंड्स होता है, जो क्या होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं। अगला बात करें स्टेम सेल के बारे में तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट सेल्स, ठीक है ना। ये जो है प्यारे दोस्तों मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं। अभी मैं आपको इस वाले चार्ट के अंदर इसको समझाने वाला हूं, जो बुक के अंदर आपको पूरा पूरा चार्ट दे रखा है ना, इसके हम जो है एक एक पार्ट को जो है अच्छे से बात करने वाले हैं, आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। फिर आता है कि ये क्या काम करता है, तो ये भाई गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल्स, जिसमें अगर अपन दो मेन चीजों की बात करें तो आपको पता होगा, एक आपके माइलाइड सीरीज चलती है और एक आपके लिम्फोइड सीरीज चलती है। माइलाइड स्टेम सेल्स के द्वारा आरबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट की बात करते हैं, इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और लिम्फोइड सीरीज के अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एन के सेल्स के बारे में बात करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। यानी ये दोनों सीरीज जो है अलग अलग चलती हैं प्यारे दोस्तों, चार्ट के अंदर अभी आपको बताने वाला हूं। अगला आता है कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्यारे दोस्तों, यहां मैं आपको जो है हाईलाइट करके दिखाता हूं इस लिम्फोइड ऑर्गन के रिगार्डिंग प्यारे दोस्तों। लिम्फोइड ऑर्गन के रिगार्डिंग आपको जो है यहां पे ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि भाई प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन में बात करें तो ये क्या करता है कि सपोर्ट लिम्फोसाइट प्रोडक्शन और मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन और मैच्योरेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं इसके अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाता है। प्राइमरी के अंदर आते हैं आपका बोन मैरो, ठीक है ना, और दूसरा आता है आपका थाइमस, ठीक है। थाइमस क्या करता है, टी सेल का मैच्योरेशन करवाता है। बोन मैरो क्या करता है, बी सेल का मैच्योर। अगला बात करें यहां पे सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा होता है, निम्नलिखित में से आपसे पूछा जाए स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड और पेयर पैचेज। ये क्वेश्चन जो है पीवाई की बुकलेट में दे रखे हैं और बार बार पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें स्प्लीन के बारे में। अब आता है कि स्प्लीन क्या काम करती है, तो ये आपके ब्लड को फिल्टर करती है, रिमूव करती हैं ओल्ड और डैमेज आरबीसी को, स्टोर करती हैं प्लेटलेट्स को और लिम्फोसाइट का प्रोड्यूस करवाने का काम भी ये करती हैं। तो इस प्रकार से इसके फंक्शन भी हो गए और ये हमारे जो हिमेटोपोइटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि भाई ये जो हिमेटोपोइसिस है, हमने कहा कि सर ये एक प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस का रेगुलेशन कौन करता है, ठीक है ना। इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो आपको ईपीओ याद रखना है, एक तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। एरिथ्रोपोइटिन की बात करें जो कहां से निकलता है, किडनी से आ जाता है। दूसरा आता है थ्रोम्बोपोइटिन, याद रख लेना। और तीसरा आपको याद रखना है सीएफएस यानी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के बारे में। और चौथा आपको याद रखना है इंटरल्यूकिन्स के बारे में। चार ऑप्शन देकर के, ठीक है ना, तीन ऑप्शन देके चौथे में ऑल ऑफ एबव पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन टाइप ये भी पूछा जा सकता है इनमें में से कौन सा नहीं है, तो तीन दूसरे देकर के एक आपको इंटरल्यूकिन दिया जा सकता है, ईपीओ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है कि क्रॉस मैच में चारों टाइप आपको देकर के इनके रिगार्डिंग आपको फंक्शन जो है वो पूछा जा सकता है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बनते हैं। चौथा आता है कौन सा कहां से प्रोड्यूस होता है, कहां से रिलीज होता है, तो चारों
के रिगार्डिंग 4 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन वो, यानी 7 क्वेश्चन मैंने आपको इस वाले डब्बे से बता दिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे भाई, यानी कि अप्रोच आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग कि भाई इस टॉपिक से इस एग्जाम में पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे अगर मैं अब जो है सीआरई की तैयारी कर रहा हूं या ग्रुप 5 की तैयारी कर रहा हूं तो पीवाईक्यू देखने के बाद पता लगेगा कि ग्रुप 5 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन यहां से बन रहा है। तो ऐसे प्यारे दोस्तों जो है आप लोग जो है पढ़ाई कर सकते हो। अगला बात करें यहां पे प्यारे दोस्तों कि भाई अब हम जो है कंपोनेंट और रेगुलेशन पढ़ने के बाद बात कर रहे हैं यहां पे इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो यहां हिमेटोपोइसिस के अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है एनीमिया हो सकता है कब, जब आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाए, डिक्रीज होने लग जाए। ल्यूकेमिया हो सकता है जब मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाए किसका, डब्ल्यूबीसी का। एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है जब, कब हो सकता है, जब बोन मैरो फेल हो सकता है। पॉलीसाइटेमिया की बात करें जब आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में प्रोडक्शन करने लग जाती है तो पॉलीसाइटेमिया, और बहुत कम यानी डिक्रीज होने लग जाए तब एनीमिया। तो इस प्रकार से ये भी आपके जो है 4 वन लाइनर क्वेश्चन और 4 के साथ 4 जो है आपके क्रॉस मैच करके एबीसीडी के फॉर्म में 1 2 3 4 के फॉर्म में दे सकता है। तो दो टाइप के यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि हम बात करें प्यारे दोस्तों वन लाइनर के 4 क्वेश्चन, क्रॉस मैच का एक क्वेश्चन, 5 टाइप का ये क्वेश्चन, 5 और 11 क्वेश्चन, ये आपके 16 क्वेश्चन। तो इस पूरे के पूरे इसी चार्ट से आपके जो है 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अगर आप अच्छे से इनको देखेंगे। इसे कहते हैं तैयारी प्यारे दोस्तों, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे इस चार्ट के बारे में। ये चार्ट क्या कहता है प्यारे दोस्तों, चार्ट के अंदर देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, यानी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक हिमेटोपोइसिस को शो कर रहा है, यानी प्रोसेसिंग को शो कर रहा है। सबसे पहले यहां पे दे रखा है आपको प्लूरिपोटेंट एचएससी। ये प्लूरिपोटेंट एचएससी जो होती हैं प्यारे दोस्तों, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की जो मैं बात कर रहा हूं, एचएससी का मतलब होता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है ना। बात को सुनते रहिएगा, ठीक है, एक एक चीज जो है सुनना कि ये प्लूरोपोटेंट एचएससी जो होती हैं प्यारे दोस्तों, ये जो होती हैं ये मदर सेल्स होती है। क्या होती हैं प्यारे दोस्तों, ये मदर सेल्स होती हैं, आपको याद रखना है। और ये मदर सेल्स हैं, इट मींस हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ब्लड सेल का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ये कर सकती है, ठीक है ना। और जब ये स्पेशलाइज होकर आगे चलती हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, यानी क्या बन जाता है, मल्टीपोटेंट एचएससी, मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बन जाती है। इसके आगे अगर अपन बात करें थोड़ा, ये स्पेशलाइज होकर के क्या बनाती है प्यारे दोस्तों, हिमेटोपोइटिक एमपीपी बनाती हैं, ठीक है ना। हिमेटोपोइटिक एमपीपी यानी मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर बना देती हैं, ठीक है ना। एमपीपी का मतलब हो गया आपके सामने मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है ना, एमपीपी। तो ये फर्स्ट लाइन आपकी यहां पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द, अगर अपन बात करें यहां पे प्यारे दोस्तों तो क्या आ जाता है कि भाई एमपीपी से, यहां पे देखिएगा एमपीपी से हमारा एक तो सीएमपी आ रहा है और एक आता है सीएलपी। तो अभी मैंने आपको यहां पे इस चार्ट के अंदर समझाया है कि यहां पे 2 मेन जो है लाइन चलेगी आपकी, एक तो माइलाइड स्टेम सेल सीरीज की और एक लिम्फोइड सीरीज चलेगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से शॉर्ट चार्ट से स्टडी करोगे तो रिवीजन करने का मजा आएगा। किसी को पास में बैठा के उसको समझाना, ये लाइन ऐसे चलती हैं, इस प्रकार से सीरीज चलती हैं, आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, सारी चीजें याद भी हो जाएगी और आप लोग पढ़ाने भी लग जाओगे, ठीक है चलिएगा। तो अगला बात करें यहां पे कि भाई इस एमपीपी से एक आपकी चलेगी यहां पे सीएमपी और एक आती है सीएलपी, ठीक है ना। तो ये सीएमपी और सीएलपी क्या होता है, तो सीएमपी का मतलब होता है कॉमन माइलाइड प्रोजेनाइटर, ये आपको याद रखना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं सीएमपी का मतलब कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, प्रोजेनाइटर सेल्स, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। सीएलपी का मतलब होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज यहां पे चलेगी। अब एक तरफ आपके माइलाइड और एक तरफ आपके जो है लिम्फोइड। अब आता है कि माइलाइड की जो सीरीज चलेगी प्यारे दोस्तों, उसके अंदर हम बात करें
कि भाई एक आपके यहां से निकलती है एमईपी और एक आ जाती है आपके जीएमपी, ठीक है ना। एक तो आ जाती है आपकी एमईपी और एक आती है जीईपी जीएमपी। पहले हम जो है एमईपी की बात करते हैं। एमईपी का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा पता लगा सकते हो, एम से आपका मेगाकैरियोसाइट से क्या बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहा है। ई से आपके एरिथ्रोइड की बात करना है, पी का मतलब आपके प्रोजेनाइटर, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एमईपी का मतलब मेगाकैरियोसाइट, एरिथ्रोइड, प्रोजेनाइटर, ठीक है। अब आता है कि इस वर्ड में नाम से ये पता लग रहा है कि प्लेटलेट्स भी बनेगा, एरिथ्रोइड्स भी बनेगी, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट भी बनेगी। तो यहां से तो आपके BFU, CFU यानी ब्रश फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, यहां से आपका रूब्रीब्लास्ट, यहां से आपका प्रो रूब्रीसाइट और मेटा रूब्रीसाइट और रेटिकुलोसाइट, और इस प्रकार से आपकी आरबीसी बन जाती हैं। और ये आरबीसी बनने के बाद क्या करती हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कई काम करती है। तो यहां तक तुम्हारी ये सीरीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है प्यारे दोस्तों यहां पे कि एक तरफ आपके मेगाकैरियोसाइट की सीरीज चल रही है, जिसलिए हम इसे कहते हैं मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनाइटर यानी एमपी कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। जहां से आपका मेगाकैरियोब्लास्ट, इसके बाद इमैच्योर, इसके बाद मैच्योर मेगाकैरियोसाइट बन जाता है। और प्रो प्लेटलेट्स के बाद में आपके सामने प्लेटलेट्स आता है, जो क्या करता है, ब्लड को क्लोट करवाने का काम करता है, यानी ब्लड क्लोटिंग का काम ये करता है। तो ऐसे आपको यहां पे इस सीरीज को पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपके सामने यहां पे, अब अपन बात करते हैं जीएमपी के बारे में। किसके बारे में, जीएमपी। इसमें भी आपके इसका मीन्स छिपा हुआ है। जी का मतलब आपके ग्रेनुलोसाइट, एम का मतलब आपके मोनोसाइट और पी का मतलब प्रोजेनाइटर। तो यहां पे मैं जीएमपी की बात कर रहा हूं, ग्रेनुलोसाइट, एम का मतलब मोनोसाइट, प्रोजेनाइटर, ठीक है। तो जीएमपी से आपके क्या क्या बनते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स बन जाते हैं, मोनोसाइट्स बन जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहां पे मैं पहले जो है आपके बात कर लेता हूं मोनोसाइट। तो यहां से जब नीचे आते हैं तो आपको ये दिखाई देता है मोनोसाइट और डीसी प्रोजेनाइटर, ठीक है ना। अब यहां आता है प्यारे दोस्तों कि डीसी प्रोजेनाइटर और मोनोसाइट्स का क्या रिलेशन है। तो मोनोसाइट से आपके जो यहां पे हम देख रहे हैं मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसके बाद हम कह सकते हैं मैक्रोफेज या कूपर सेल्स, इनका फॉर्मेशन होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब आता है कि ये मैक्रोफेज और कूपर सेल क्या काम करती हैं। तो प्यारे दोस्तों ये आपके जो है फेगोसाइटोसिस का काम करती है। क्या काम करती है, फेगोसाइटोसिस। और कूपर सेल का रिलेशन लीवर से है, तो लीवर मैक्रोफेज भी से हम कहते हैं लीवर मैक्रोफेज भी इसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी सीरीज के अंदर आपके जो है डीसी प्रोजेनाइटर दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे दोस्तों, डीसी प्रोजेनाइटर यहां पे आपको दे रखा है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस डीसी प्रोजेनाइटर से आपके अगर अपन बात करें तो आगे चलते हैं, तो कॉमन डीसी प्रिकर्सर बनता है और लास्ट में आपके जो है डीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। और डीसी का मतलब होता है डेंड्राइटिक सेल्स प्यारे दोस्तों, जो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन की इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। कौन, ये डीसी की जो बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं डेंड्राइटिक सेल, ठीक है ना। ये क्या करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो है हम बात करें इन्फेक्शन का इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें अब हम यहां पे कि एक आता है आपके सामने प्यारे दोस्तों न्यूट्रोफिल प्रोजेनाइटर, इससे क्या बनेगा आपका न्यूट्रोफिल बनेगा। एक आता है इयोसिनोफिल प्रोजेनाइटर, इससे क्या बनेगा इयोसिनोफिल। और एक आता है बेसोफिल प्रोजेनाइटर, इससे क्या बनेगा बेसोफिल बनेगा। अब न्यूट्रोफिल के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये क्या करता है, ये फाइट करवाता है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया से फाइट करवाने का काम ये करता है, ठीक है ना। फिर आता है आपके सामने इयोसिनोफिल, मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था, पी आ रहा है पैरासाइट, याद रख लेना, एलर्जिक पैरासाइटिक एलर्जी। अगला बात करें यहाँ पे बेसोफिल, तो ये आपके जो है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इसका भी रोल होता है। नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पे कि प्यारे दोस्तों इसी जीएमपी से आपके हम बात करें कि मास्ट सेल प्रोजेनाइटर भी निकलता है, यानी मास्ट सेल प्रोजेनाइटर से मास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। और मास्ट सेल का भी किसमें जो है हम कह सकते हैं योगदान होता है, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर योगदान होता है।
अब हम पूरी की पूरी इस सीरीज को छोड़ करके यानी माइलाइड सीरीज को छोड़ करके हम जो है लिम्फोइड सीरीज की अगर अपन बात करें तो आ जाइए लिम्फोइड सीरीज के अंदर चलते हैं सीएलपी के अंदर यानी कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। तो इसमें आपके जो है हम कह सकते हैं कि टी यानी कि यहां पे बात करें टी सेल के बारे में, दूसरा आता है एन के का मतलब हम एन के सेल नेचुरल किलर सेल की बात करें, और प्रोजेनाइटर यानी इनसे आपकी जो ये सेल्स बनने वाली, तो टी सेल, एन के सेल और बी सेल, ये तीन प्रकार की सेल आपके जो बनती हैं प्यारे दोस्तों। तो इन तीनों के रिगार्डिंग बात करें यहां पे टी सेल, एन के सेल और बी सेल के बारे में। तो टी सेल की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों तो ये क्या करती हैं, ये तो आपके कह सकते हैं कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, उनको क्या करती हैं, फिनिश करने का काम करती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। एन की यानी नेचुरल किलर सेल जो होती हैं वो कैंसरस वायरल इन्फेक्टेड सेल को किल करने का काम करती हैं, और बी सेल से आपके प्लाज्मा सेल्स बनती हैं जो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चार्ट जो है इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। तो इस चार्ट को देख करके आपको डरना नहीं है, मैंने एक एक चीज आपको यहाँ पे समझाई है और कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी बताया। तो आज का हमारा जो टॉपिक था शॉर्ट चार्ट का, अब आप खुद पढ़ के बताना कि जब हमने इसको 10 से 15 मिनट में हिमेटोपोइटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी को, इसके सारी चीजें, कंपोनेंट, इंट्रोडक्शन और इसके जो है रेगुलेशन का पार्ट, इसके जो हम बात करें यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को, इसके जो है अपन बात करें प्रोसेस के बारे में, इसकी जो है चेंजेस के बारे में हमने जो 10 से 15 मिनट में पढ़ा, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने साथ साथ आपके क्वेश्चन भी बताए हैं, तो आप लोग बना के हमें व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं कि सर ऐसे हमने जो प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दूसरा मैं बात करूंगा कि ये पूरी जो मैं शॉर्ट चार्ट की सीरीज करवा रहा हूँ, ये जो माइंड मैप वाली किताब है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर आपके कंप्लीट लैब टेक्नीशियन का ये शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर, नोट्स के बेसिस पर आपको पूरा पूरा सिलेबस आपके सारे सब्जेक्ट का दे रखा है, जिसमें आपका जो है एग्जाम ओरिएंटेड लैब टेक्नीशियन सिलेबस के अनुसार ऐसे शॉर्ट चार्ट बना रखे हैं जो आपके लैब टेक्नीशियन के ऑल ओवर एग्जाम के लिए जो है बेहतरीन साबित हो सकते हैं। दूसरा हम बात करें कि प्यारे दोस्तों हर साल आपको ऑल इंडिया के अंदर लैब टेक्नीशियन की 5 से 7 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके अपने प्रयास करते हुए 5 से 6 महीने की तैयारी में लगे रहते हैं तो आप अपनी सीट को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच 26-27 के रिगार्डिंग आपके लिए स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ये दोनों किताबें प्यारे दोस्तों आपको फ्री में मिलेगी। माइंड मैप यानी अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, और पीवाईक्यू यानी आपके जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी, यानी एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा आपका कंप्लीट जो है सिलेबस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टॉपिक वाइज टेस्ट, और ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बार जो है सुदर्शन पैरामेडिकल ने आपके हर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है, यानी हर एग्जाम के अकॉर्डिंग, हर एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड करवाने का वादा किया है। तो आप लोग इससे जुड़ करके जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी आपको शॉर्ट चार्ट से पढ़ना कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।